हेलो बच्चों, मैं हूं आपका कुमार सर और आप देख रहे हो सोशल बाई कुमार, वो एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल जो बोर्ड्स में टॉप रिजल्ट्स लाता है। यहां हम स्मार्ट पढ़ते हैं, स्मार्ट सोचते हैं और बोर्ड्स में टॉप करते हैं। आपके अपने बोर्ड एक्सपर्ट कुमार सर के साथ पेश करता हूं एक बार फिर से आप बच्चों के लिए वीआईपी सुपर 100 सीरीज़, जो कि है टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बच्चों हिस्ट्री क्लास 10th का फुल सिलेबस। हाँ बच्चों, एनुअल फुल सिलेबस, जिसमें सारे हम एमसीक्यूज, सारे के सारे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों। वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में दी हुई पीडीएफ फाइल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, में कंप्लीट वीआईपी सुपर 100 सीरीज को मैंने मेंशन कर दिया है। बहुत ही हेल्पफुल पीडीएफ है बच्चों, जिसमें आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो, समझ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको इसमें एक्सक्लूसिव कुमार सर के स्टाइल का आंसर राइटिंग पैटर्न भी दिया है, जिसको एक बार आप समझ लेंगे तो आपके फुल मार्क्स पक्के। तो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं वीआईपी सुपर 100 सीरीज बाय कुमार सर। बच्चों, स्क्रीन पर आपके सामने है क्लास 10th सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट, जो बताता है चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज। हम इस वीडियो में इसी के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीआईपी सुपर 100 टॉप क्वेश्चंस को, जो इंग्लिश और हिंग्लिश दोनों स्टाइल के आंसर्स में अवेलेबल हैं, उन्हें भी देखेंगे। सर, मुझे तो हिस्ट्री से हमेशा डर लगता है। बच्चों, अगर आप हिस्ट्री से डरते हो ना, तो एक बात क्लियर कर लो, हिस्ट्री कभी भी रटने का सब्जेक्ट था ही नहीं। हिस्ट्री हमेशा से एक प्लानिंग का गेम है बच्चों। और जो स्कॉलर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, श्योरली अग्री भी कर रहे होंगे। ट्रू सर, करेक्ट बेटा। बच्चों, सीबीएसई का ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्लियर है। हिस्ट्री के 20 मार्क्स ऐसे ही रैंडम वे में नहीं आ जाते, चैप्टर वाइज फिक्स होते हैं। देखो क्विकली चैप्टर वाइज ब्रेकअप समझ लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर इसे समझाने के लिए। सिलेबस कवर करते करते ये तो मैंने मिस ही कर दिया था। आई नो बेटा, अक्सर बच्चे ऐसी ही गलती करते हैं, इसीलिए इसे मिस करने की गलती कभी भी नहीं करनी है। ये समझ लिया बच्चों, तो तैयारी सुपर फोकस्ड और इजी हो जाती है। आओ देखें कैसे। ओके सर, चैप्टर पहला देखते हैं बच्चों, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, 1 लॉन्ग आंसर। ओके सर। सेकेंड चैप्टर बच्चों, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अगेन इसमें से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक नहीं आता बच्चों। एक शॉर्ट आंसर आएगा और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर जो आएगा वो 3 मार्क्स का। दोनों मिला के 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस चैप्टर बिकम्स सुपर इंपॉर्टेंट। समझ गए सर? चैप्टर नंबर 3, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। टोटल 3 मार्क्स इस चैप्टर से भी आएंगे, 1 एमसीक्यू और 1 वेरी शॉर्ट के फॉर्म में। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि आपने अपने इंटरनल असेसमेंट में पढ़ा ही है, उसमें से भी एक 4 मार्कर क्वेश्चन आएगा। ध्यान रहे बच्चों, 4 मार्कर, लेकिन केस बेस्ड। ओके सर। और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, लेकिन वो तीनों क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस चैप्टर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमसीक्यूज। ओके सर। सो बच्चों, टोटल 20 मार्क्स आउट ऑफ 80। करेक्ट सर, जो हमेशा स्मार्ट प्लानिंग से गारंटेड होते हैं बच्चों। सच में सर? हाँ बच्चे, इन हिस्ट्री you can always get full marks with correct planning and not just trying to cover everything, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। क्योंकि बच्चों,
कवर तो सब करना है, लेकिन ऑर्डर स्मार्ट होना चाहिए। मतलब चैप्टर ऑर्डर का नहीं, अश्योरेंस ऑर्डर का। अश्योरेंस ऑर्डर को फॉलो करना है बच्चों। कैसे? चलो देखते हैं। फाइन सर, ये तो मजेदार है। करेक्ट बच्चों। ये रहा है स्क्रीन पर आपके सामने अश्योरेंस ऑर्डर। सबसे पहले बच्चों स्टेप 1 चैप्टर 5 से शुरू करेंगे। चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहले सर प्रिंट कल्चर से? ऐसा क्यों? हाँ बेटा, ऐसा इसलिए कि सिर्फ एमसीक्यूज आने हैं इस चैप्टर में से। डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस मिल जाती हैं यहाँ पर, तो 3 मार्क्स स्ट्रेट, नो कॉम्प्लिकेशंस। ये चैप्टर कॉन्फिडेंस देता है बच्चों। बोर्ड्स में बच्चों सबसे पहले यही वो चैप्टर है जो आपको इशारा करके बताता है कि ठीक है, 3 मार्क्स पॉकेट में। वाह सर, लॉजिक है। सुपर कूल। करेक्ट बच्चों। अब हम स्टेप 2 देखेंगे। चैप्टर 3 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अरे सर, ये चैप्टर सेकंड नंबर पे क्यों? क्योंकि बच्चों 1 एमसीक्यू इस चैप्टर से आएगा, लेकिन 1 एमसीक्यू के अलावा 2 वेरी शॉर्ट भी इसी चैप्टर से आते हैं। खास बात ये कि बहुत छोटा सा कंटेंट है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। हाँ सर, वो तो है बच्चों, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, तो 3 मार्क्स यहां भी स्कोर करना सुपर इजी हो जाता है। 3 मार्क्स बिल्कुल पक्के होंगे बच्चों। कुछ ही मिनट्स में ये दोनों चैप्टर बोर्ड रेडी हो जाते हैं और आपका माइंड आसानी से कहने लगता है एक और चैप्टर डन। मजा आ रहा है सर? सच में ना बेटा, लॉजिक लगा? यस सर। टॉपिक 1.0 से टॉपिक 1.3 को आप कुछ ही मिनट्स में कवर कर लेते हो और उसके बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों चैप्टर तो मेरे बोर्ड रेडी हो गए हैं और आपका माइंड कहता है एक और चैप्टर डन। क्या बात है सर, सच में मजा आ रहा है सर। बहुत बढ़िया बच्चों, इसीलिए इस चैप्टर को स्टेप नंबर 2 पे रखा गया है। ओके सर। अब देखेंगे बच्चों स्टेप नंबर 3, जो कि है चैप्टर 4 एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम बच्चे पैनिक करते हैं क्योंकि इसमें से आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। सर इसे थर्ड नंबर पर? क्योंकि बच्चों 2 चैप्टर्स तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, इंक्लूडिंग द एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट। अब बच्चों शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस्ड और मैप बचेगा। तो केस बेस्ड क्योंकि यहाँ पैटर्न फिक्स्ड होता है, स्टोरी प्लस लॉजिक आपको मिलता है। 4 मार्क्स एक ही केस से पक्के हो जाते हैं, इसलिए केस बेस्ड का डर यही खत्म कर देना चाहिए। समझ गई सर? हाँ सर, मैं भी समझ गया। बहुत बढ़िया बच्चों। अब सर नेशनलिज्म इन इंडिया और यूरोप में कौन सा? गुड टू सी योर एक्साइटमेंट बेटा। अब स्टेप 4 में हम देखेंगे चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसा कि मैंने कहा था, ये चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 में से 3 चैप्टर कर लेने के बाद अगला थोड़ा हैवी चैप्टर लेना चाहिए, प्लस इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन भी आते हैं। तो नेशनलिज्म इन इंडिया हमारा स्टेप 4 रहेगा। ओके सर। इसमें बच्चों मैप वर्क इंक्लूडेड है, डेट्स प्लस मूवमेंट्स जो शॉर्ट में अक्सर क्वेश्चंस का बेस बनते हैं। समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसलिए इस चैप्टर को रट्टा नहीं, हमेशा समझने की जरूरत होती है। वेरी ट्रू सर। नोटेड सर। सुपर गुड बच्चों। और अब लास्ट स्टेप में चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि अगेन 5 मार्कर क्वेश्चन लेके आता है, लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर पर आया जाता है टेंशन फ्री होकर बच्चों। 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 5 हो चुके हैं अब तक। अब सिर्फ ये बचता है फॉर 1 लॉन्ग आंसर और आपके 5 मार्क्स भी पक्के। एनालिटिकल राइटिंग के लिए फ्लो चाहिए जो लास्ट में बेस्ट होता है, और ये चैप्टर हमेशा तब करना चाहिए जब आपका बेस स्ट्रांग हो चुका हो, तभी टॉपर टाइप आंसर्स लिख पाओगे ना। समझ गए सर? और बच्चों इस वीडियो में आपको एग्जाम गारंटेड फोकस वाले क्वेश्चंस एज पर ब्लूप्रिंट दिखा रहा हूं।
और डिस्क्रिप्शन में जो वीआईपी सुपर 100 की पीडीएफ है उसमें पूरी हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस्ड एंड मैप, सब कुछ। तो अगर ये वीडियो पूरी देख ली और पीडीएफ एक बार रेफर कर ली बच्चों, तो 100% मार्क्स समझो कंफर्म है। वीडियो इज द प्लानिंग पार्ट और पीडीएफ इज द फुल बैकअप। अगर आप ये ऑर्डर फॉलो करोगे और पीडीएफ एक बार भी देख लोगे तो यकीन जानो हिस्ट्री आपके मार्क्स लेगी नहीं, हिस्ट्री आपको मार्क्स देगी। तो शुरू करते हैं एश्योरेंस ऑर्डर का पहला चैप्टर। ये तो सबसे पहले बोर्ड स्ट्रेटजी के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बच्चों, ये क्लास 10th का सबसे मजेदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए ये एमसीक्यूज का फेवरेट भी है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से टोटल 4 मार्क्स के एमसीक्यू में से 3 मार्क्स इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे और इसीलिए इसे सुपर आसान बनाते हुए प्लस आपके समय का ख्याल रखते हुए हम इस वीडियो में इस चैप्टर के टॉप 7 एमसीक्यूज क्विकली डिस्कस भी करेंगे। इन्हें समझने के बाद आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, मतलब प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड वीआईपी सुपर एमसीक्यू 30 सीरीज वाली वीडियो को देख करके सारे के सारे 30 वीआईपी एमसीक्यूज को कवर कर लेना है। साथ ही साथ जो इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है वहां से भी जाकर के आप सारे के सारे वीआईपी एमसीक्यू 30 एमसीक्यूज को भी पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बच्चों, इसे देखना मत भूलना। अगर आप लिंक को जाके विजिट करोगे फॉर द वीडियो इन द प्लेलिस्ट, ये एमसीक्यूज की बहुत ही रेलेवेंट और छोटी सी बाइबल है। इसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख लेना बच्चों। जैसा कि मैंने बताया, सारे के सारे 30 वीआईपी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस फॉर्मेट में आपको दिखेंगे। मैंने इसके अलावा इसमें बोनस 5 एमसीक्यूज भी दे रखे हैं, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल एमसीक्यूज फॉर एवरी चैप्टर। और इसके अलावा स्पेशल टाइमलाइन के आधार पर, डेट्स और इवेंट्स के आधार पर भी मैंने 10 एमसीक्यूज हर चैप्टर इसी स्टाइल में ऐड किए हुए हैं। आप एक बार स्क्रीन पर देखो, सुनो और बस याद हो जाए इस फॉर्मेट में। तो बच्चों, मजेदार है ना? हाँ सर। सर, ये वीडियो तो मैंने देखी है, बहुत आसानी से मेरे दिमाग में छा गई थी। यस सर, पहले ये चैप्टर टफ लगता था। अरे यार, टफ नहीं, सुपर टफ लगता था। हाँ मेरे दोस्त, पर सर वीआईपी सुपर एमसीक्यू 30 सीरीज ने तो सारे कॉन्सेप्ट्स को सुपर इजी बना दिया। वाह दोस्त, फिर तो मैं भी जरूर देखूंगा। बच्चों, सीरियसली, इसीलिए मैंने वीआईपी एमसीक्यू सीरीज को लॉन्च किया था, जिसमें हर चैप्टर के 30 वीआईपी टॉप एमसीक्यूज को मैंने डिस्प्ले में दिया हुआ है। साथ में पीडीएफ भी आप रेफर करेंगे तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। और इसके ऊपर ऑन द टॉप मैंने वीआईपी सुपर 100 सीरीज इसीलिए लॉन्च की है ताकि एमसीक्यूज का भी क्विक रिवीजन हो जाए, लेकिन उसके अलावा सारा का सारा सिलेबस विद ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। थैंक यू सो मच सर। सच में बच्चों, अगर आपने थोड़ा समय देकर इन स्मॉल वीडियोस को देख लिया जो कि चैनल पर हर चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, तो बोर्ड्स में 95 प्लस आप जरूर ले आओगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। ओके सर। तो बच्चों, अब आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहला एमसीक्यू आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। एमसीक्यू 1 कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ दूं? जरूर बेटा। राजा राम मोहन रॉय संवाद कौमुदी 1821 प्राइमरली फोकस्ड ऑन। गुड बेटा। राजा राम मोहन रॉय के संवाद कौमुदी जो कि 1821 में पब्लिश हुई थी, का मेन फोकस क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर
कौन बताएगा? सर मैं बता दूं? हाँ बेटा जरूर। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैंपेन अगेंस्ट सती, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। बिल्कुल सही बच्चों। संवाद कौमुदी के जरिए राजा राम मोहन रॉय ने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स प्रमोट किए, जैसे सती एबॉलिशन और एजुकेशन। इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट में प्रिंट का इसे पायनियरिंग रोल माना गया है। सर क्या ये न्यूज़पेपर्स आम लोग भी रीड करते थे? मोस्टली बच्चों, अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास ही पहले इनको पढ़ पाते थे। फिर ग्रेजुअली रूरल एरियाज में भी इनकी अवेलेबिलिटी होने लगी, लोग अफोर्ड करने लगे और लोग पढ़ने लगे। ओके सर। अब एमसीक्यू 2 देखते हैं बच्चों। कौन पढ़ेगा? सर मैं। ओके। Which major book did Gutenberg first print using his press? गुटेनबर्ग ने अपनी प्रेस से सबसे पहली मेजर बुक कौन सी प्रिंट की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों। कौन आंसर करेगा? सर इसका तो आंसर मैं बताऊंगा। हाँ बेटा बता दो। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द बाइबल। वेरी गुड। एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर। गुटेनबर्ग बाइबल 1455 में प्रिंट हुई और पहली मास प्रोड्यूस्ड बुक थी। मास प्रिंटिंग से रिलीजियस और स्कॉलरली नॉलेज आम लोगों तक पहुंची थी। ये यूरोपियन प्रिंट रेवोल्यूशन का इसीलिए माइलस्टोन माना जाता है। वेरी गुड बेटा। सर क्या बाइबल के अलावा और बुक्स भी प्रिंट हुई थी? कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। सर मैं बताऊं? जरूर। सर इनिशियली बाइबल और रिलीजियस टेक्स्ट, लेकिन बाद में साइंटिफिक और लिटरेरी वर्क्स की बुकें भी प्रिंट होने लगी थी। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। ब्रिलियंट। वाह वाह सर, समझ आ गया। वेरी गुड। चलते हैं अब एमसीक्यू 3 पर। ओके सर। विच सेंचुरी सॉ द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग वाइडली अक्रॉस यूरोप, गिविंग राइज टू अ रीडिंग पब्लिक? यूरोप में प्रिंटिंग का वाइड स्प्रेड और रीडिंग पब्लिक का राइज कौन से सेंचुरी में हुआ? ऑप्शंस देखिए ध्यान से और जवाब दीजिए। सर मैं बताऊं? जरूर। सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 16 सेंचुरी। वेरी गुड। एक्सप्लेन भी करोगे? हाँ सर। 16 सेंचुरी में बुक्स ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो गई थी। अर्बन मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स भी रीडिंग पब्लिक में इंक्लूड होने लगे और इसीलिए एनसीईआरटी इसे लिटरेसी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मानती है। वेरी गुड। सर पहले मिडिल क्लास बुक्स रीड करते थे क्या? नहीं बच्चों। प्रेस के बाद ही आम लोग और स्टूडेंट्स भी नॉलेज एक्सेस करने लगे, इन्हें पढ़ पढ़ के। ओके सर। एमसीक्यू 4 देखते हैं बच्चों। आपके सामने आपके स्क्रीन पर। इन विच ईयर डिड पोर्टुगीज मिशनरीज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया? गोवा में। इंडिया में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब इंट्रोड्यूस किया था? गोवा में। अब बच्चों कई बार गोवा भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं ताकि हर एंगल से किसी भी तरह से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के भी पूछ ले बोर्ड्स, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। करेक्ट सर, थैंक यू सर। सर इसका आंसर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1556। वेरी गुड। पोर्तुगीज मिशनरीज ने गोवा में 1556 में पहला प्रेस इंस्टॉल किया था। मोस्टली रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट हुए, जैसे कैथेसिज्म्स और प्रेयर बुक्स। इंडिया में प्रिंट कल्चर का ये स्टार्टिंग पॉइंट था। सर क्या पहले बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में भी प्रिंट हुई? मोस्टली लैटिन और पोर्तुगीज में बच्चों। लोकल लैंग्वेजेस में लेटर ट्रांसलेशन शुरू हुआ था। ओके सर। एमसीक्यू 5 देखते हैं। विच फिनोमेना इन 1700s यूरोप लेड टू द सर्कुलेशन ऑफ पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड वाइड पब्लिक डिबेट्स? 1700s यूरोप में कौन सा फिनोमेना पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स और पब्लिक डिबेट्स को फ्यूल करता था? ऑप्शंस आपके सामने। सर मैं बताऊं? बिल्कुल बच्चे। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रीडिंग मेनिया। बहुत खूब। 18 सेंचुरी में प्रिंटिंग और बुक प्रोडक्शन इतनी फास्ट हो गई कि लोग एक्टिवली बुक्स और पैम्पलेट्स रीड करने लगे। इस क्रेज को ही रीडिंग मेनिया कहा गया। ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और पब्लिक एंगेजमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया बेटा और बहुत अच्छा समझाया।
सर क्या रीडिंग मैनिया सिर्फ एलीट तक ही लिमिटेड थी? जैसा हमने डिस्कस किया, नहीं, अर्बन मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। ओके सर। एमसीक्यू 6 देखेंगे बच्चों। हु डेवलप्ड द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप अराउंड 1450? यूरोप में 1450 के आसपास मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप की? ऑप्शंस ध्यान से देखो। कौन बताएगा? सर ये मैं बताऊं? जरूर बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोहानस गुटेनबर्ग। और बच्चों ये मोस्ट वीआईपी एमसीक्यू है, आसान भी है और बोर्ड अक्सर पूछता है। करेक्ट सर, नोटेड सर। बेटा एक्सप्लेन भी करोगे? जरूर सर। जोहानस गुटेनबर्ग ने जर्मनी के मेंस में मूवेबल टाइप प्रेस बनाया था सर। पहले हैंड रिटन बुक्स बहुत कॉस्टली और स्लो हुआ करती थी प्रिंटिंग में, लेकिन मूवेबल टाइप से मास प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ। यूरोपियन प्रिंट रेवोल्यूशन का इसीलिए इसको स्टार्टिंग पॉइंट माना गया। वेरी गुड, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। सर गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग इन्वेंट की या इंप्रूव की? बहुत बढ़िया पॉइंट पूछा बेटा आपने। गुटेनबर्ग ने पूरी प्रिंटिंग इन्वेंट नहीं की बच्चों, एग्जिस्टिंग टेक्निक्स को कंबाइन करके एक एफिशिएंट सिस्टम डेवलप किया। और ये लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार वेरी शॉर्ट में, इवन शॉर्ट में भी ये लाइन बहुत हेल्पफुल है और बच्चों के मन में डाउट पैदा करती है। तो हमेशा क्लैरिटी रखेंगे कि गुटेनबर्ग ने पूरी प्रिंटिंग कभी इन्वेंट नहीं की थी। एग्जिस्टिंग टेक्निक्स जो उस समय अवेलेबल थे उनको कंबाइन करके एक बेहतर प्रिंटिंग प्रेस, एक बेहतर एफिशिएंट सिस्टम डेवलप किया था। समझ गई सर, वेरी गुड बेटा। अब एमसीक्यू 7 देखेंगे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। Which 19th century publications gave working class and women access to education, reformist ideas and reading materials? 19th century में कौन सी publications working class और women को educational और reformist content तक access देती थी? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा। सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वुमेन्स जर्नल्स एंड सीरियलाइज्ड नॉवेल्स। वेरी गुड। सर जर्नल्स और सीरियलाइज्ड नॉवेल्स ने वुमेन और वर्किंग क्लास को एजुकेशन, अवेयरनेस और सोशल रिफॉर्म आइडियाज तक का एक्सेस दिया। इसे इसीलिए सोशल इंक्लूसिविटी और एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल माना गया उस दौर में। बहुत बढ़िया बेटा। सर क्या वर्किंग क्लास फुल्ली लिटरेट होना जरूरी था? नहीं बच्चों, बेसिक लिटरेसी और सीरियलाइज्ड रीडिंग भी एनफ थी टू एंगेज विथ द कंटेंट अवेलेबल। वाओ सर, मेनी थैंक्स, सुपर बेटा। आगे चलते हैं। श्योर सर। अब आपके सामने स्टेप 2, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, चैप्टर 3। एज पर ब्लूप्रिंट ऑफ सीबीएसई बच्चों, इस चैप्टर से 1 एमसीक्यू और 2 वेरी शॉर्ट आएंगे। खास बात, बहुत छोटा कंटेंट है इस चैप्टर में। टॉपिक 1.0 से लेके 1.3 तक ही आता है, तो क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं। इसकी भी कंप्लीट वीआईपी सुपर 30 सीरीज प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिए हुए पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। बस 18 मिनट की वीडियो है बच्चों, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, जिसमें टॉप वीआईपी 12 एमसीक्यूज को कवर किया गया है। जरूर देख लेंगे बच्चों, तो यहाँ भी आपके 1 मार्क्स पक्के। श्योर सर, जरूर। वेरी गुड बेटा। फिर भी टॉप 4 एमसीक्यूज आउट ऑफ दोस 12 फ्रॉम दिस चैप्टर आप बच्चों को इजी फील कराने के लिए इस वीडियो में भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लास्ट टॉप 7 हमने डिस्कस किए। फिर हम चलेंगे वेरी शॉर्ट की तरफ। श्योर सर, थैंक यू सर। एमसीक्यू 1 आपके सामने स्क्रीन पर। What do historians mean when they say that the world shrank in the 1500s? जब historians कहते थे कि 1500s में दुनिया श्रिंक हुई, इसका क्या मतलब होता था? ऑप्शंस आपके सामने है बच्चों। सर मैं बताऊं? बिल्कुल। सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, distant parts of the world became closely connected. वेरी गुड। 1500s में दुनिया फिजिकली छोटी नहीं हुई, बल्कि लोगों के लिए डिस्टेंसेस कम हो गए। सी रूट्स की वजह से
यूरोप, एशिया और अमेरिका डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। ट्रेड, माइग्रेशन और एक्सचेंज इसीलिए बहुत फास्ट हो गया और इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि दुनिया श्रिंक हो गई। बहुत बढ़िया समझाया बेटा, वेरी गुड। सर क्या वर्ल्ड श्रिंक का मतलब सिर्फ ट्रैवल से ही है? नहीं बेटा, ट्रैवल के साथ आइडियाज, गुड्स और कल्चर्स का एक्सचेंज भी काफी बढ़ा था। नोटेड सर, थैंक यू सर, गुड बच्चों। एमसीक्यू 2 देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। The earliest known coastal trade around 3000 BCE connected the Indus Valley with 3000 BCE में इंडस वैली का कोस्टल ट्रेड किस रीजन से जुड़ा था? ऑप्शंस देखिए बच्चों, आंसर दीजिए। सर मैं बताऊं? जरूर सर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट एशिया। वेरी गुड बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस पे जरूर ध्यान देंगे। ठीक है सर। सर 3000 बीसीई में इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोस्टल ट्रेड वेस्ट एशिया के साथ था। इससे पता चलता है कि एंशियंट टाइम भी लोग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क्स के रूप में यूज करते थे। उस वक्त भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क एग्जिस्ट करता था। लोग सिर्फ गुड्स नहीं, आइडियाज और टेक्नोलॉजीज भी एक्सचेंज किया करते थे। वेरी गुड बेटा। सर क्या ये ट्रेड सिर्फ लग्जरी आइटम्स का था? नहीं नहीं बेटा, डेली यूज आइटम्स भी काफी ट्रेड होता था। ओके सर। एमसीक्यू 3 देखते हैं बच्चों। Which factor played the most decisive role in the Spanish conquest of America? स्पेनिश कॉन्करर्स के सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? ऑप्शंस देखिए। सर मैं बताऊं? जरूर सर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। वेरी गुड। स्पेनिश स्मॉल पॉक्स जैसे जर्म्स लेकर आए। नेटिव अमेरिकन के पास इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए पूरी की पूरी कम्युनिटीज डिस्ट्रॉय हो गई। डिजीज ने कॉन्क्वेस्ट को इसीलिए आसान बना दिया, वेपन और आर्मीज की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। वेरी गुड। सर क्या नेटिव्स फाइट नहीं कर पा रहे थे? फाइट कर सकते थे बच्चों, लेकिन वेपन से कर सकते थे। अपना फिजिकली वो उनसे लड़ सकते थे, लेकिन जिन डिजीजेस को उन्होंने कभी इनकाउंटर ही नहीं किया था, जिसका क्यूर ही उनके पास नहीं था, उनसे कैसे लड़ते? इसलिए वो लड़ नहीं पाए और उन पर कॉन्क्वेस्ट इतना आसान हो गया। समझ गए सर, थैंक यू सर। एमसीक्यू 4 देखते हैं बच्चों। ओके सर। द आयरिश पोटैटो famine 1845 to 49 highlights which major historical lesson? आयरिश पोटैटो famine 1845 to 49 में कौन सा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल लेसन समझा जा सकता है? एंड अ वेरी वेरी वीआईपी एमसीक्यू बच्चों। ओके सर, सर मैं बताऊं? करेक्ट बेटा। सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डेंजर ऑफ डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल क्रॉप। बहुत बढ़िया बच्चों, और ये बहुत अच्छा आपने ऑप्शन एज आंसर बताया बेटा। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार तो वो सक्सेस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज या इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी टिक कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। ओके सर, एक्सप्लेन करोगे बेटा? जरूर सर। सर आयरलैंड के पुअर पीजेंट सिर्फ पोटैटोज पर डिपेंड करते थे। जब पोटैटो क्रॉप डिजीज से डिस्ट्रॉय हुआ, लोग भूख से मरने लगे थे। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि मोनोकल्चर और सिंगल क्रॉप डिपेंडेंसी कितनी डेंजरस हो सकती है। वेरी नाइस बेटा। सर क्या गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर पा रही थी? बहुत कम हेल्प मिली लोगों को बच्चों गवर्नमेंट से, इसीलिए फेमीन और ज्यादा डिजास्ट्रस हो गया था। मजा आया सर। ऑल इंपॉर्टेंट वंस आई बिलीव आर कवर्ड। हाँ बच्चों, लेकिन दिए हुए लिंक से वीआईपी सुपर एमसीक्यू 30 और पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उसको देखना नहीं भूलना है बेटा, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको स्नैपशॉट्स के फॉर्म में दिखाता हुआ चल रहा हूँ। इन्हें आप देख लोगे तो मार्क्स गारंटेड हैं। समझ गए सर? अब शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके सर, थैंक यू सर। आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एज पर ब्लूप्रिंट। एग्जाम में ओनली वन वेरी शॉर्ट ऑफ 2 मार्क्स आएगा फ्रॉम द चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, मतलब इसी चैप्टर से, हिस्ट्री में। तो इसकी भी हम टॉपिक्स 1.0 से 1.3 तक के
टॉप 4 एमसीक्यूज अभी क्विकली डिस्कस कर लेंगे, बाकी अराउंड सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ में अटैच हैं इन इंग्लिश एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस बच्चों, ताकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों का हेल्प हो सके। इसे आप सबको जरूर देखना है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। तो पहला वीआईपी वेरी शॉर्ट फ्रॉम द चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर। As early as 3000 BCE, coastal trade linked the Indus Valley with which region? 3000 BCE में इंडस वैली का कोस्टल ट्रेड किस रीजन से जुड़ा था? As early as 3000 BCE, the Indus Valley was connected with West Asia through the coastal trade. ये इसका आंसर है बच्चों। 3000 BCE में इंडस वैली का कोस्टल ट्रेड वेस्ट एशिया के साथ जुड़ा हुआ था। ये आपने वेरी शॉर्ट में देखा, ये हमने थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज में भी देखा था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे बच्चों इस पे। ओके सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द सिल्क रूट्स? सिल्क रूट्स क्या थे? सर इसका आंसर मैं बताऊं? जरूर। द सिल्क रूट्स वर अ नेटवर्क ऑफ एंशिएंट लैंड and sea trade routes connecting Asia with Europe and North Africa used for trade and cultural exchange. सिल्क रोड्स प्राचीन लैंड और सी ट्रेड रूट्स का नेटवर्क थे जो एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ते थे और ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छे से आसानी से यूज हो पा रहे थे। वेरी गुड बेटा, आसानी से तो बहुत नहीं, लेकिन यूज हो पा रहे थे। नया नया था तो तकलीफें भी थी, लेकिन हाँ, जब पहले हो ही नहीं पाता था उससे तो आसान जरूर हुआ था। राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वेरी शॉर्ट, इन विच डेकेड डिड द आयरिश पोटैटो फेमीन ऑकर? वेरी इंपॉर्टेंट, आयरिश पोटैटो फेमीन किस डिकेड में हुई? सर मैं बताऊं? जरूर। The Irish potato famine occurred in the mid 1840s, that is 1845 to 49, due to the failure of the potato crop. Irish potato famine mid 1840s 1845 to 49 में हुई, जो पोटैटो क्रॉप फेलियर की वजह से थी। वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन 4 देखेंगे। What was the most powerful weapon of the Spanish conquerors? Very simple yet very important. स्पेनिश कॉन्करर्स का सबसे पावरफुल वेपन क्या था? सर मैं बता दूं, बिल्कुल। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर्स was diseases like smallpox, against which Native Americans had no immunity. स्पेनिश कॉन्करर्स का सबसे पावरफुल वेपन स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीजेस थे जिनके खिलाफ नेटिव अमेरिकन के पास इम्यूनिटी नहीं थी। बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों, ये आंसर्स 1 मार्क के लिए डेफिनेशन प्लस कीवर्ड प्लस क्लैरिटी फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली व्हाट सीबीएसई चेक्स। दी हुई पीडीएफ में इस चैप्टर से 30 वीआईपी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विद आंसर्स इन इंग्लिश एंड इंग्लिश फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं। इन्हें देखना बच्चों बिल्कुल भी नहीं भूलना है इस स्टाइल में कि बस आप एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएंगे। नोटेड सर, वेरी गुड बेटा। अब चलते हैं हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ। ये थैंक यू सर, माय प्लेजर बच्चों। आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हम शॉर्ट आंसर के अलावा मैप भी कवर करेंगे। इसमें सिर्फ एक शॉर्ट 3 मार्कर के तौर पे पूछा जाता है और 2 मार्क्स के मैप में से क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 5 मार्क्स इस चैप्टर से हैं। चैप्टर कौन सा? सर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। वेरी गुड, इस चैप्टर में से। ये चैप्टर भी सुपर इंपॉर्टेंट है। चलो इसमें से हम शॉर्ट आंसर्स पहले देखेंगे। ओके सर। बच्चों, स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। Why did Mahatma Gandhi withdraw the non-cooperation movement in February 1922? महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉ कर लिया? इसका अब आंसर देखो बच्चों। ये आंसर मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बल्कि आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अब शॉर्ट आंसर से लेके लॉन्ग आंसर तक किस तरह से
कुमार सर के स्टाइल में आंसर्स को लिखना है ताकि बोर्ड का एग्जामिनर सुपर इम्प्रेस हो जाए और आप टॉप स्कोर करो, वो समझ पाओगे। आपके सामने स्क्रीन पर, नॉन वायलेंस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माई फेथ, महात्मा गांधी। अहिंसा ही मेरे जीवन का मूल सिद्धांत है, महात्मा गांधी जी ने कहा। ये लाइन आपको कैसी लगी? सर, बहुत अच्छी। क्या ये लाइन क्वेश्चन से कनेक्ट बनाती है? एब्सोल्युटली सर। तो आप सोचो, जैसा एक इंप्रेशन आपके मन में पहली लाइन पढ़ते आया, वैसा इंप्रेशन एग्जामिनर को भी कैसा लगेगा? ट्रू सर। तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप अपने सारे शॉर्ट या लॉन्ग आंसर्स को या तो शुरू करो किसी कोट से या एंड करो किसी कोट से। बहुत अच्छा होता है बच्चों। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग विथ इमोशंस एग्जामिनर को दिखाता है। सेकंड स्टेप क्या होता है बच्चों? राइट हैंड साइड पे एक लाइन ड्रॉ करके हमेशा अपने आंसर का एक छोटा सा 3-4 स्टेप्स शॉर्ट आंसर के लिए, 7 to 8 स्टेप्स लॉन्ग आंसर के लिए एक क्विक फ्लो चार्ट में डिस्प्ले कर दो। ये आपको अपने आंसर को कोरिलेट करते हुए कितना डेप्थ में लेके जाना है वो दिखाता है, समझाता है। एग्जामिनर को भी ये दिखाता है कि हाउ क्लियर वर यू इन योर थॉट्स। तो फ्लो चार्ट रियली हेल्प्स बच्चों। समझ गए सर? तो आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे फ्लो चार्ट था। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे इस क्वेश्चन का आंसर शुरू किया। आंसर क्या है? कौन पढ़ेगा? सर मैं बता दूं? हाँ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का पढ़ना है आपको। ओके सर। व्हाई वाज द मूवमेंट विथड्रॉन, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब बच्चों इसमें WH फॉर्मेट का मैंने इस्तेमाल किया है, उसके हिसाब से कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, ये हम समझते हुए दिखाएंगे। ओके सर। सो व्हाट हैपेंड? द चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 turned violent. Why did it matter? A police station was burned and 23 policemen were killed. तो बच्चों आपके सामने है कि इसे क्यों विड्रॉ किया गया। तो क्या हुआ? 1922 में चौरी चौरा घटना में हिंसा हो गई थी। प्रॉब्लम क्या हुई? पुलिस स्टेशन जला दिया गया और 23 पुलिसमैन उसमें मारे गए। व्हाट डिड गांधी जी बिलीव इन? आंदोलन सिर्फ अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। मास मूवमेंट्स मस्ट रिमेन स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट। रिजल्ट क्या हुआ? इसी से गांधी जी ने आंदोलन विड्रॉ कर लिया, फियरिंग मॉरल डैमेज टू द फ्रीडम स्ट्रगल। सर क्या कमाल का फॉर्मेट है ये आपका, सुपर इंप्रेसिव। थैंक्स बच्चों। इसी फॉर्मेट से आप बच्चे टॉप करते हैं क्योंकि एब्सोल्युटली टू द पॉइंट एग्जामिनर को दिखता है। 3 पॉइंट्स जो इस आंसर में दिखने चाहिए क्लियरली एग्जामिनर को दिखते हैं। वेरी इंप्रेसिव फॉर द एग्जामिनर टू सी, अंडरस्टैंड एंड चेक। बोर्ड्स का फेवरेट होता है बच्चों। ट्रू सर। सर मैं तो इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करूंगी। जरूर बेटा, और सारे आंसर्स पीडीएफ में इसी फॉर्मेट में हैं ताकि आपकी पढ़ाई सुपर इजी हो सके और टू द पॉइंट बनी रहे। थैंक यू सो मच सर। कूल बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके सर। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया में नई इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे पैदा की? सर इसका आंसर मैं बताऊं? जरूर, लेकिन कुमार सर के स्टाइल में। हाँ सर, श्योर। ओके सर, आंसर शुरू कर रहा हूं एक कोट से। फाइन बेटा। वॉर रीशेप्स इकोनॉमीज बिफोर इट रीशेप बॉर्डर्स। युद्ध से पहले अर्थव्यवस्था बदलती है। वेरी गुड सर। इसके बाद मैंने फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट शुरू करूंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस, डिक्लाइन इन ब्रिटिश इंपोर्ट्स टू इंडिया, expansion of Indian industries, growth of Indian industrial economy। शाबाश, वेरी गुड। और सर फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका WH फॉर्मेट यूज करते हुए मैं आंसर लिखूंगा। हाउ डिड द वॉर अफेक्ट इंडिया? व्हाट डिक्लाइन? ब्रिटिश मैनचेस्टर कपड़े का इंपोर्ट गिर गया। व्हाट इंक्रीज्ड? इंडियन मिल्स और फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ा टू मीट वॉर नीड्स। हु बेनिफिटेड? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने होम मार्केट पर मजबूत पकड़ बना ली। रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस।
बहुत खूब बेटा, बहुत बढ़िया आपने लिखा, बहुत बढ़िया समझाया। थैंक यू सर। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। Why was the Rowlatt Act opposed by Indians? How was the protest organized? रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ और इसका प्रोटेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था? कौन बताएगा? सर मैं। बिल्कुल। एन अनजस्ट लॉ इनवाइट्स रेजिस्टेंस। अन्यायपूर्ण कानून का विरोध आवश्यक होता है। फिर फ्लो चार्ट बनाऊंगा सर। ओके, फ्लो चार्ट में लिखूंगा रॉलेट एक्ट अलाउज डिटेंशन विदाउट ट्रायल, वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, नेशन वाइड हड़ताल एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, पीपल यूनाइटेड अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और सर फिर क्विकली लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन आपके WH फॉर्मेट के हिसाब से मैं क्विकली इनको लिख दूंगा। Why was the act opposed? What was it? डिटेंशन विदाउट ट्रायल मतलब बिना ट्रायल, बिना किसी कोर्ट केस, कोई बहस की गिरफ्तारी फॉर 2 years, मतलब बिना किसी बहस हुए, बिना किसी वकील की हेल्प मिले आपको सीधा अरेस्ट किया और सीधा जेल में डाल दिया, वो भी 2 सालों तक। ऐसा वो कर सकते थे। इसलिए लोगों को लगा, दे गॉट एंग्री बिकॉज इट वायलेटेड सिविल लिबर्टीज। लोगों के अधिकार छीन लिए गए। प्रोटेस्ट कैसे हुआ, जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। देश भर में हड़ताल हुई। 6 अप्रैल को विरोध दिवस मनाया गया। रेल और वर्कशॉप्स में स्ट्राइक, दुकानों और मार्केट्स को बंद करके। वेरी नाइस बेटा, इम्प्रेसिव। थैंक यू सर। क्वेश्चन 4 देखेंगे। हाउ डिड द सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल? सॉल्ट मार्च ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक इफेक्टिव टूल कैसे बना? सर मैं बताऊं। बिल्कुल बेटा। सॉल्ट बिकेम द सिंबल ऑफ फ्रीडम। नमक आजादी का प्रतीक बन गया। फ्लो चार्ट बनाऊंगा सर, लिखूंगा उसमें सॉल्ट टैक्स अफेक्ट्स ऑल इंडियंस, दांडी मार्च लेड बाय गांधी जी, पब्लिक ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, मास पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और लेफ्ट हैंड पे यूजिंग द WH फॉर्मेट, why was the salt march powerful? What was chosen? Salt, a daily necessity. गरीब अमीर सब यूज करते थे। Who were involved? पूरे देश से रिच और पुअर दोनों। What happened? गांधी जी broke the salt law at Dandi in 1930. रिजल्ट क्या हुआ? मास पार्टिसिपेशन से सिविल डिसोबीडियंस एक सिंपल से मूवमेंट से नेशनल मूवमेंट बन गया। वाह दोस्त, मजा आ गया। सच में बेटा, बहुत अच्छा समझाया आपने। मुझे भी आप सबको पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है बच्चों, क्योंकि आपके आंसर सुन के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर पा रहे हैं। और यकीन जानो बच्चों, एग्जामिनर को बोर्ड पे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये थैंक यू सर। अब चलते हैं आगे 2 मार्क्स पक्के करने, मतलब कि किस टॉपिक पर? सर मैप। शाबाश बच्चों। हम चलेंगे अब मैप्स को देखने, जो आपके सामने अब स्क्रीन पर अगले टॉपिक के तौर पे। और आपको पता है ना, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया से ही आएंगे, 2 मार्क्स के, एज पर द लेटेस्ट CBSE ब्लूप्रिंट। हाँ सर, बिल्कुल नोटेड है। वेरी गुड बच्चों। चलो तो स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ए से लेके एल तक काफी सारे इंपॉर्टेंट मैप में पूछे जाने वाले मोस्ट प्रोबेबल एज पर द CBSE क्लास 10 ट्रेंड शो कर दिए हैं। डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखते चलना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से, अगर आप एक मैप ले सको तो देख के वहां मार्क भी करते चलो, आपको अभी से प्रैक्टिस होने लग जाएगी। श्योर सर। पहला क्वेश्चन, वो जगह जहां महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सॉल्ट लॉ वायलेट किया था? सर मैं बताऊं। हाँ बच्चे। सर दांडी। वेरी गुड। देखो आंसर आपके सामने स्क्रीन पर भी है और दांडी मैंने मार्क भी किया है। चूंकि ए का आंसर है तो मैंने वहां ए मेंशन कर दिया है। समझ गए सर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो जगह जहां से हिस्टोरिक दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ? सर साबरमती। बहुत खूब बेटा, साबरमती आश्रम, वो भी आपके सामने एस बी मार्क कर दिया गया है। नोटेड सर। सी पे चलते हैं। वो शहर जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस
सेशन सितंबर 1920 में हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट किया गया? सर, कोलकाता। वेरी गुड, कोलकाता भी आपके सामने स्क्रीन पर। राइट सर। डी में, वो शहर जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया? सर, लाहौर। वेरी गुड, लाहौर आपके सामने एज डी स्क्रीन पर। ई पर चलते हैं, वो शहर जहां जलियांवाला बाग मैसेकेयर 1919 में हुआ? सर, अमृतसर। वेरी गुड बच्चों, देखो लाहौर के काफी पास है, ऑन द बॉर्डर अमृतसर। एफ पे चलते हैं, वो जगह जहां 1922 की वॉयलेंट घटना हुई जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के कारण बनी? सर, चौरी चौरा। वेरी गुड, यूपी में देखिए नेपाल के पास, एफ के नाम से चौरी चौरा। जी पर चलते हैं, वो शहर जहां मेजर रॉलेट सत्याग्रह एक्टिविटीज और मास मोबिलाइजेशन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। सर, दिल्ली। यस, वेरी गुड बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर दिल्ली देख पा रहे हैं? हाँ सर, जी दिख गया। वेरी गुड। अब एच पर चलते हैं, वो जगह जो चंपारण इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट से जुड़ी है जिसे महात्मा गांधी जी ने 1917 में लीड किया? सर, चंपारण। वेरी गुड बच्चों, देखो बिहार में एस एच चंपारण दिख गया सर। नोटेड सर, बहुत बढ़िया बच्चे। अब आई में देखते हैं, वो जगह जो खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ी है जिसे महात्मा गांधी जी ने 1918 में लीड किया था? सर, आंसर तो आपने क्वेश्चन में बता दिया। बिल्कुल बेटा, लेकिन मैप पे मार्क भी तो करना है। हाँ सर, खेड़ा। ठीक है, कहाँ पे है? दिख गया सर, गुजरात में। आई के नाम से ए के ऊपर आपने डिस्प्ले में लगा रखा है। वेरी गुड। जे देखते हैं बच्चों, वो शहर जो अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक से जुड़ी है जिसे महात्मा गांधी जी ने 1918 में लीड किया था? सर, अहमदाबाद। वेरी गुड, देखो आई के पास जे दिखने लगा। हाँ सर। के पे आते हैं, द सेकेंड लास्ट, वो जगह जहां बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में 1928 में ऑर्गेनाइज हुआ? सर, बारडोली। वेरी गुड, देखो ए के नीचे के। हाँ सर, दिख गया, बारडोली। वेरी गुड। और बच्चों ध्यान है ना, जो भी क्वेश्चंस अभी आप सामने देख रहे हो ये सारे चीजें, चाहे मैप वर्क में कोई क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में है, एमसीक्यूज में है, ये आगे पीछे तोड़ मरोड़ के कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। कोई एमसीक्यू वेरी शॉर्ट में, कोई शॉर्ट से वेरी शॉर्ट में, कोई वेरी शॉर्ट से एमसीक्यू या शॉर्ट में, और ये सारी बातें लॉन्ग में, हर तरह से आपको हेल्प करेंगी। तो इंफॉर्मेशन के तौर पे पूरी बात को ध्यान में रखिएगा। समझ गए सर? वेरी गुड बच्चों। अब लास्ट है इसमें एल, वो शहर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान एक मेजर सेंटर ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के रूप में उभरा? वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वीआईपी एमसीक्यू काइंड ऑफ अ मैप क्वेश्चन। सर, मैं बताऊं? जरूर बेटा। सर, मुंबई, जो उस टाइम पे बॉम्बे था। हाँ सर, देखो एल के नाम से आपके सामने मैप पर है। नोटेड सर। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं मैप बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ सर, हमने साथ साथ मार्क भी कर लिया, और सर इसकी हम 2-3 बार प्रैक्टिस आज ही कर लेंगे। वेरी गुड बच्चों, अगर ऐसा किया तो आगे जाके जब रिवाइज कर रहे होगे तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद आ जाएंगे। ओके सर। तो बच्चों, अब हम किस टॉपिक पर चलेंगे? सर, 4 मार्कर के स्पेस्ड। वेरी गुड बच्चों, क्या बात है। आई रियली लाइक योर एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। थैंक यू सर। बच्चों, आपके सामने जो केस पेस्ट है, जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्कर होगा, तो ध्यान से पढ़ना और करना है। फ्रॉम द चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ध्यान से कैसे करना है उसकी भी ट्रिक है। इसे सॉल्व करने के लिए पैसेज से पहले हमेशा क्वेश्चंस को एक बार पेशेंस के साथ पढ़ना चाहिए और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि पूछा क्या गया है। फिर जब आप पैसेज पढ़ोगे तो बस क्वेश्चंस तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएंगे और आंसर्स क्विकली एंड सुपर इजी वे में मिलेंगे। ध्यान रहे बच्चों,
इस ट्रिक को जो बच्चे फॉलो नहीं करते वो अक्सर इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम गवा देते हैं, जो 3 आवर्स के बोर्ड्स के पेपर के लिए बहुत मायने रखता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। वाह सर, समझ गए। सुपर गुड बच्चों। चलो देखते हैं वीआईपी टॉप 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस पीडीएफ में। बच्चों 10 ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। सुपर सर, थैंक यू सो मच सर। नोटेड बच्चों। चलो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और जैसा मैंने ट्रिक बताई है वैसे सॉल्व करेंगे। समझ गए सर? कौन पढ़ेगा? सर मैं। बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन 1, रीड द सोर्स बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। The first factories in England appeared in the 1730s, and by the late 18th century, factory-based production had increased. इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री 1730s में आई और 18वीं सदी के आखिर तक फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन बढ़ गई थी। नहीं नहीं बेटे, ऐसे नहीं पढ़ना था। सर कैसे? हमने क्या डिस्कस किया था ट्रिक में? पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को एक बार देखना है, इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स को अंडरलाइन करना है, की टर्म्स को अंडरलाइन करना है, और फिर पैसेज को स्टार्ट करना है। तो क्विकली आपको मालूम चलेगा कि आपको एक्चुअली ढूंढना क्या है और आंसर है कहाँ। हाँ सर, याद आ गया। तो सर ऐसा ही करता हूं। करेक्ट बेटा। तो सर पहला क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री लेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। तो इसमें पूछा गया है विच इंडस्ट्री। सेकंड में, हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट। तो इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी किसने, ये पूछा गया। क्या इम्पैक्ट था, ये पूछा है। और थर्ड में, हाउ डिड रिचर्ड आर्कराइट्स कॉटन मिल चेंज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, तो इसमें हाउ और चेंज पूछा गया है रिचर्ड आर्कराइट्स कॉटन मिल ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। ठीक है, अब सर मैं पैसेज पढ़ूंगा। गुड बेटा। इंग्लैंड में पहली फैक्ट्रीज 1730s में आई और 18वीं सदी के आखिर तक फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन बढ़ गई थी। कॉटन इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के अर्ली फेज में लीडिंग इंडस्ट्री थी। ब्रिटेन के कॉटन इंपोर्ट्स 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड से बढ़कर 1787 में 22 मिलियन हो गए। कई नए इन्वेंशंस जैसे स्पिनिंग जेनी 1764 और स्टीम इंजन्स ने प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया। सर सच में आंसर मिलते जा रहे हैं। वेरी गुड बेटा। रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा डेवलप की गई कॉटन मिल ने वर्कर्स और मशीन्स को एक ही छत के नीचे लाया, जिससे एफिशिएंसी और सुपरविजन बढ़ गई। ओके सर। अब इसके आंसर कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बिल्कुल। सर पहला क्वेश्चन जो था, विच इंडस्ट्री लेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, उसका आंसर है कॉटन इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन की लीडिंग सेक्टर थी। वेरी गुड सर। क्वेश्चन 2 है, हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट। स्पिनिंग जेनी को जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में इन्वेंट किया, जो एक साथ मल्टीपल स्पिंडल्स से यार्न स्पिन कर सकती थी, जिससे एफिशिएंसी बढ़ गई। और जो लास्ट क्वेश्चन है सर, हाउ डिड रिचर्ड आर्कराइट्स कॉटन मिल चेंज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रिचर्ड आर्कराइट की कॉटन मिल ने प्रोडक्शन को सेंट्रलाइज किया, वर्कर्स और मशीन्स को एक ही छत के नीचे लाकर। इससे सुपरविजन इंप्रूव हुआ, क्वालिटी कंट्रोल बेटर हुआ और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़ गई। वेरी गुड बेटा। एक बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पुट इन करने की कोशिश ना करो। आपने बोल दिया, लिख दिया, दैट इज फाइन, लेकिन जो एग्जैक्टली आपके केस में दिया हुआ है आंसर्स हमेशा रेलेवेंट टू द पैसेज ही रखना है। समझ गए सर? ओके बेटा। अब केस 2 देखते हैं। कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ दूं? हाँ बेटा। Sir, why did the demand for Indian textiles decline in the early 19th century? 19वीं सदी की शुरुआत में इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड क्यों कम हो गई थी? तो why did the demand मैंने यहां पर अंडरलाइन कर लिया, for Indian textiles decline इसको भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट में अपना डोमिनेंस कैसे इंश्योर किया? तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इंश्योर डोमिनेंस पूछा गया है इंडियन मार्केट, उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है एज अ की टर्म। और थर्ड क्वेश्चन, मैनचेस्टर इंपोर्ट्स का इंडियन वीवर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो इम्पैक्ट मैनचेस्टर इंपोर्ट्स ऑन इंडियन वीवर्स मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब मैं पैसेज को पढ़ूंगी। वेरी गुड बेटा। 19वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड कम हो गई थी क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गई थी। ओके। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि वो इंडियन टेक्सटाइल्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएं और ब्रिटिश गुड्स जो इंडिया एक्सपोर्ट हो रहे थे उन पर ड्यूटीज हटा दें। समझ गई? इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैनचेस्टर से चीप मशीन मेड कपड़े इंडियन मार्केट में भर गए। इंडियन वीवर्स के लिए इन लो कॉस्ट इंपोर्ट के साथ compete करना मुश्किल हो गया, जिससे कई रीजन्स में हैंडलूम वीविंग कोलैप्स हो गई। इजी हो गया सर सच में। वेरी गुड बेटा। आंसर्स भी बता दो। श्योर सर। सर आंसर्स में पहले क्वेश्चन का आंसर है डिमांड इसलिए कम हुई क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने चीप मशीन में टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस किए, जिससे इंडियन हैंडमेड टेक्सटाइल्स की जरूरत कम हो गई। सेकेंड आंसर है ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि इंडियन टेक्सटाइल्स पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएं और ब्रिटिश गुड्स को इंडिया एक्सपोर्ट करने के लिए ड्यूटी फ्री अलाउ किया जाए। और थर्ड आंसर है सर मैनचेस्टर इंपोर्ट्स का इंडियन वीवर्स पर बहुत ही डैमेजिंग इंपैक्ट हुआ। उनके मार्केट्स लूज हो गए क्योंकि चीप मशीन मेड कपड़ों की स्टिफ कंपटीशन थी और वो लो प्राइसेस के साथ compete नहीं कर पाए। कई वीवर्स ने वीविंग छोड़ दी और एग्रीकल्चरल लेबर या दूसरे छोटे जॉब्स करने लगे अपने सर्वाइवल के लिए। बहुत बढ़िया बेटा। और ये ट्रिक आपको समझ में आई? हाँ सर, एक आइडिया मिल जा रहा है पैसेज को पढ़ते वक्त, क्योंकि क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए थे, की टर्म्स दिमाग में हमने नोट कर लिए थे, तो इमीडिएटली मालूम चल जा रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा काम फास्ट हो जा रहा है। और यही बच्चों वेल टेस्टेड स्ट्रैटेजी रही है कई सालों से फॉर द टॉपर्स। हाँ सर, वी कैन ऑल्सो फील द सेम सर। थैंक यू बच्चों। सुपर कूल सर। वेरी गुड। और अब चलते हैं सर द लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप पर। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। तो बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि एक आएगा 5 मार्कर, फ्रॉम विच चैप्टर? सर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वेरी गुड, एज पर द ब्लूप्रिंट। तो बच्चों देखते हैं, क्योंकि वीडियो का टाइम भी हमें देखना है। चैप्टर है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ओके सर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सर मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा। Not through speeches and majority decisions, but by iron and blood are the great questions of the time decided. Otto von Bismarck. The unification of Germany was a complex political process that transformed a collection of independent states into a powerful nation state by 1871. This process highlights the failure of liberal nationalism and the rise conservative nationalism led by Prussia। और सर राइट हैंड पे मैंने इसके बाद फ्लो चार्ट बना दिया है जैसा आपने बताया था 7 to 8 स्टेप्स का। सर यहाँ पर जो आंसर है उसमें हिस्ट्री के बड़े डिसीजन स्पीचेस या वोट से नहीं बल्कि आयरन और ब्लड से होते हैं, ऐसा ऑटो वन बिस्मार्क ने कहा था। जर्मनी का यूनिफिकेशन एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसमें कई छोटी छोटी स्टेट्स मिलकर 1871 तक एक पावरफुल नेशन स्टेट बन गई। इस प्रोसेस ने लिबरल नेशनलिज्म की फेलियर और प्रूशिया की कंजर्वेटिव नेशनलिज्म की सक्सेस को दिखाया। ये मैंने एज अ इंट्रो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट किया था। और इसके बाद हम प्रॉपर आंसर को देखेंगे। हमने फ्लो चार्ट चूंकि ड्रॉ कर ही लिया है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि WH फॉर्मेट में ही बनाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। जर्मनी की स्थिति यूनिफिकेशन से पहले गया थी। जर्मनी 39 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था जिनके लॉज और रूलर्स अलग थे।
शुरुआती नेशनलिस्ट मूवमेंट और उसकी फेलियर। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी, लेकिन किंग ऑफ प्रूशिया ने क्राउन लेने से मना कर दिया। बिस्मार्क का उदय। 1848 के बाद ऑटो वन बिस्मार्क ने प्रूशिया की तरफ से लीडरशिप संभाली। यूनिफिकेशन का तरीका। बिस्मार्क ने डिप्लोमेसी और युद्ध का सहारा लिया। 3 युद्ध, 3 वॉर्स। डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866, फ्रांस 1870 टू 71। फ्रांस की हार का महत्व। फ्रांस की हार ने जर्मन स्टेट्स को एक साथ ला दिया। यूनिफिकेशन की घोषणा। 18 जनवरी 1871 को वर्साई में जर्मन एम्पायर की घोषणा हुई थी। रिजल्ट या कंक्लूजन के तौर पे जर्मनी का यूनिफिकेशन लिबरल आइडिया से ज्यादा मिलिट्री पावर और डिसिप्लिन पर आधारित था। इसने यूरोप की पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया। द जर्मन एम्पायर वॉज born not from democracy but from discipline, diplomacy and decisive wars. जर्मन एम्पायर का जन्म लोकतंत्र के थ्रू नहीं हुआ, बल्कि सख्त डिसिप्लिन, चतुर डिप्लोमेसी और निर्णायक युद्धों के जरिए हुआ। तो सर मैंने इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए स्टार्टिंग भी कोट से की है, एंडिंग भी कोट से की है। राइट हैंड पे मैंने एक प्यारा सा 7 to 8 स्टेप्स का फ्लो चार्ट भी बनाया है, जिसमें मैंने पूरे पॉइंट्स को डिस्प्ले किया और फिर आपके WH फॉर्मेट और प्रॉपर इवेंट सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने लेफ्ट हैंड पे आंसर को लिखा। जो ये आंसर है, मैंने कोशिश की है कि आंसर शीट पे जब इसे देखेंगे तो मिनिमम 2.5 पेज के आसपास ये आंसर एग्जामिनर को दिखाई देगा। करेक्ट बेटा, which is going to surely super impress the examiner. करेक्ट सर, वेरी ट्रू सर। अब एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ओके सर, क्वेश्चन 2 आपके सामने स्क्रीन पर। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड फेलियर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफ 1848। 1848 के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का महत्व और असफलता को समझाएं। सर मैं आंसर दूं? जरूर। The Frankfurt Parliament was a dream of unity without the power to enforce it. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक ऐसा सपना था जिसमें यूनिटी थी पर पावर नहीं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में जर्मन लिबरल्स का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसमें जर्मनी को डेमोक्रेटिक तरीके से यूनाइट करने की कोशिश की गई। अब सर मैं राइट हैंड साइड पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, जो कि मेरे आंसर के फ्लो को मुझे ही हेल्प करेगा लिखते समय, और एग्जामिनर को एक ग्लिम्स देगा कि इस बच्चे को कितना आंसर किस सीक्वेंस में पता था, और इम्प्रेस तो डेफिनेटली करेगा। वेरी ट्रू बेटा। तो सर लेफ्ट हैंड पे मैंने आंसर लिख दिया है। अब इसको हम प्रॉपर सीक्वेंस में देखेंगे। ओके, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी? ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की सभा थी जो जर्मनी को यूनाइट करना चाहती थी। इसकी असफलता का कारण, किंग ने क्राउन लेने से मना कर दिया था और पार्लियामेंट के पास आर्मी नहीं थी। इसका महत्व, इसने नेशनलिज्म को मजबूत किया और फ्यूचर यूनिफिकेशन का रास्ता बनाया। रिजल्ट क्या हुआ इसका? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भले ही फेल हो गई, लेकिन इसने जर्मनी के यूनिफिकेशन की बुनियाद रखी थी। Its failure taught Europe that unity without power is only an idea, not a nation. इसके असफलता ने ही जर्मनी के सफल यूनिफिकेशन का रास्ता दिखाया। ये बहुत खूब मेरे दोस्त, बहुत खूब। सर क्या खूब समझाया हमारे दोस्त ने। हाँ बेटा, और सर आपका फॉर्मेट तो सच में सुपर इम्प्रेसिव है, बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठ गया। जो इंफॉर्मेशन हमें आती है, अगर वो इस फॉर्मेट में हम लिख दें तो हमें अभी से फील हो रहा है कि हमारे फुल मार्क्स पक्के। बेटा एग्जामिनर को डिटेक्ट करने का ना तो स्कोप मिलेगा और ना ही मन करेगा। ट्रू सर। और इसी सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए बच्चों, मैंने आपके लिए VIP सुपर 100 सीरीज स्पेशली डिजाइन की है। और बच्चों आपको ध्यान देना है कि इस PDF में आपको क्या-क्या मिलता है अब, ताकि इसकी वैल्यू आपको पता चल जाए। द बोर्ड एग्जाम पावर पैक। इस PDF में बच्चों आपको मिलेंगे 30 VIP MCQs कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। 30 VIP वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क,
परफेक्ट प्रैक्टिस के लिए, 20 वीआईपी शॉर्ट आंसर 3-2 मार्क्स स्कोरिंग एज के लिए, 10 वीआईपी केस बेस्ड क्वेश्चंस नए पैटर्न के लिए, 10 वीआईपी लॉन्ग आंसर टाइप बोर्ड्स के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, टोटल 100 हैंडपिक्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस विद आंसर्स इन इंग्लिश एंड इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो सिर्फ रट्टा नहीं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रेजेंटेशन सिखाते हैं। और बच्चों, ये कोई रैंडम पीडीएफ नहीं है, ये वो कंटेंट है जो बोर्ड्स के ट्रेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बच्चों, इसमें एक खास बात और, इसका एक छोटा सा प्राइस रखा गया है। प्राइस लेसर देन अ चाय और समोसा और अ पेन, मतलब चाय समोसे से भी इसका दाम कम है, एक पेन जो खरीदते हो उससे भी इसका दाम कम है, सिर्फ 21 रुपए, 21 रुपीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 21 रुपीज भी क्यों? तो बच्चों, ये 10th के बोर्ड्स हैं, इसमें आपको सीरियस होना पड़ेगा और मुझे भी थोड़ा सीरियस बच्चा हो उसको पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा। तो बच्चों, अगर सीरियस हो बोर्ड्स को ले, अगर आप एवरेज से एक्सीलेंट बनना चाहते हो टू स्कोर 95 प्लस, वीआईपी सुपर 100 सीरीज की पीडीएफ को मिस मत करना बच्चों। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी दिया गया है, क्योंकि अब तैयारी करनी है हमको वीआईपी लेवल। तैयारी होगी वीआईपी लेवल और फटाफट तो मार्क्स गारंटेड। बच्चों, ये ऑप्शनल है, वैसे वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए फ्री है और फ्री रहेगी। पेमेंट्स रिलेटेड जो बात यहाँ पे जरूरी है वो ये है कि जब आप पेमेंट करोगे तो 6 सिग्मा के नाम से आपको अकाउंट दिखाई देगा। ये एग्जिस्टिंग अकाउंट है बच्चों, इसी को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। कुछ दिनों में सोशल बाई कुमार के नाम का अकाउंट भी आपको रिफ्लेक्ट करने लगेगा। फिलहाल जब आप 21 रुपीज का पेमेंट करने के लिए इस बारकोड को स्कैन करोगे, 21 ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर आ जाएगा और नाम दिखाई देगा 6 सिग्मा। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। पेमेंट करने के बाद टेलीग्राम पर जो मेरा चैनल है, जिसको कि अगेन मैंने दूसरे स्नैपशॉट में आपको दिखा दिया है स्क्रीन पर, टेलीग्राम डाउनलोड करके इसको स्कैन करोगे तो आप मेरे चैनल को वहां से ज्वाइन कर पाओगे। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, जिसपे क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे पर्सनल विंडो पर भेज देना। मेरी टीम कुछ ही मिनट्स में आपको पीडीएफ फाइल अनलॉक्ड फॉर्मेट में भेजेगी। समय सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे के बीच में टीम मेरी काम करती है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप कभी भी शेयर कर सकते हैं। अगर बाई चांस टीम डिले करती है, लाइक 1 घंटे से 2 घंटे में आपको पीडीएफ नहीं मिली, आप मुझे पिंग कीजिए। और बच्चों, पीडीएफ कितनी यूजफुल रही, कितना अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में आप यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के जरूर लिखिएगा। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू योर कुमार सर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों, अब सेशन एंड करते हुए आप देख रहे थे सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट और टॉप करो बोर्ड स्टाइल कुमार सर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी वीआईपी सुपर 100 सीरीज फॉर फुल सिलेबस ज्योग्राफी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फोकस्ड और गॉड ब्लेस।